कैसे हो बच्चे? मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और मैं शिल्पा पटेल आपका संस्कृत लेती हूँ। तो आज आपको संस्कृत के लेसन में से कुछ अलग करने के लिए मैं आपको आज संस्कृत ग्रामर की ओर ले जा रही हूँ। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे संस्कृत में भी अल्फ़ाबेट होते हैं जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण में भी दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर जो है वो ये हमारा रिवीजन ही है। ठीक है, जो हम 8 में पढ़ चुके हैं वही वाला हमारा रिवीजन है, या फिर 8 वाले बच्चों के लिए जो 7th में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन है। ठीक है, या फिर नया अगर कुछ करना है तो आगे वाला जो हिस्सा है वो उसमें मैं कुछ नया आपको बताऊंगी आपकी बुक का। पर फिलहाल ये जो वर्णमाला है ये तो आपके लिए 8 और 9th दोनों के लिए रिवीजन ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब वर्ण 3 प्रकार के हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हम किसे कहेंगे? अ, ई, उ, रू और लू, ये 5 ह्रस्व स्वर है। लू जो है वो आपको इंग्लिश में या गुजराती में देखने को नहीं मिलेंगे, पर संस्कृत में ये लू होता है। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर कौन कौन से 5 मूल स्वर हैं। तो आपको याद रखना है जो ह्रस्व स्वर है वही मूल स्वर है। फिर आता है दीर्घ स्वर। तो उसमें है आ, ई यानी बड़ी, ऊ यानी बड़ा ऊ, एंड रू वो भी बड़ा रू। ये 4 जो है वो दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 जो है वो संयुक्त स्वर है। तो स्वर में समझ आ गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, 5 पहले के जो है वो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है। 4 आ, ई, उ, रू है वो दीर्घ स्वर है, और ए, ऐ, ओ, औ वो संयुक्त स्वर है। अब आते हैं व्यंजन की ओर। तो व्यंजन भी 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 है और इसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है, और इसको 5 नाम दिया जाता है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग, ये गुजराती में भी आपको बताया था। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब। भ आपको दिखता नहीं है, वहाँ पर फॉर आ गया है, तो भ है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, और इसमें जो लास्ट वाली लाइन है अंग, इया, अण, न और म, ये अनुनासिक लेटर है। ठीक है, क वर्ग में भी ये अनुनासिक लेटर है। ओके, कवर कहाँ? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में भी ये लास्ट वाली जो लाइन है अंग, इया, अण, न और म, ये अनुनासिक लेटर है। हाँ, क वर्ग की जगह से भी बोला जाता है, च वर्ग की जगह से ट वर्ग की, त वर्ग की और प वर्ग की भी। पर साथ साथ में जब हम वो लेटर बोलते हैं तो हमारे नाक में से भी हवा बाहर निकलती है, तो इसलिए हम इसे अनुनासिक लेटर भी कहते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये 4 वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट गले में से उसकी हवा बाहर निकलती है। अब बोलो तो य, र, ल एंड व अंदर से आती है, तो ये है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन इसे कहेंगे बहुत सारी हवा फोर्स के साथ बाहर आए गले में से, यानी कि ऊष्मा बाहर आए, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, श और
हाँ, हमें तो बहुत सारी आती है। ये 4 वर्ण जो है वो ऊष्म व्यंजन होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह भी हैं, यानी कि अनुस्वार, अयोगवाह। एक है अनुस्वार जो ऊपर बिंदी होती है, और एक होता है विसर्ग, यानी 2 टपका। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 13 + 33 + 2 टोटल 48 यानी 48 वर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा संस्कृत में होते हैं 48 वर्ण। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि संस्कृत अल्फ़ाबेट जो है, संस्कृत वर्णमाला जो है, उसमें टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो 48। ठीक है, उसमें स्वर कितने होते हैं, 13, व्यंजन कितने होते हैं, 33, और अनुस्वार और विसर्ग कितने होते हैं, तो 2, एक अनुस्वार एक विसर्ग। ठीक है, ऐसे टोटल वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो रिवीजन है, पर आपकी बुक का रिवीजन है, अभ्यास 1। ठीक है, तो अभ्यास 1 में है यस, पुनरावर्तन, यानी कि रिवीजन। आप बुक खोल के बैठना तो ज़्यादा समझ में आएगा। रिवीजन ऑफ कर्तृकारक एंड वर्ब फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वर्तमान काल के जो वर्ब फॉर्म है यानी क्रियापद है वो, और कर्तृकारक, कर्तृकारक यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सह छात्रः वेदं पठति। हे बालक, त्वं वेदं पठसि। अहं प्रातः वेदं पठामि। In standard 8, we have already learned this type of sentence constructions. ठीक है, इस तरह का जो वाक्य का बंधारण है वो हमने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ लिया। यानी कि पुल्लिंग में हम क्या कहेंगे, सह। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे, सा। तो इस तरह से, और इसके साथ फर्स्ट पर्सन है तो उसमें मी आएगा, सेकंड पर्सन है तो इसमें सी आएगा, थर्ड पर्सन है तो इसमें ती आएगा। ये भी हमने पढ़ लिया है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे जाए इससे पहले, लेट अस रिवाइज देम अगेन। चलो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इन अबाउट सेंटेंसेस, रूट पट इज यूज्ड, बट फॉर्म्स ऑफ रूट पट आर डिफरेंट। हाँ, उसका जो रूट है, उसका जो रूट फॉर्म, तो उसका जो रूट है वो कौन सा है, पट। पर इसके डिफरेंट तरह के उसके फॉर्म बनते हैं, उसके रूप बनते हैं। जैसे कि पठामी, पठसी। यहाँ देखो, पठामी, पठसी, पठती। एज फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट सेंटेंस it is pathati, in second sentence it is pathasi, and in third sentence it is pathami. It is carefully necessary to know the reason of this change. ये जानना भी जरूरी है कि इस चेंज का, इस बदलाव के लिए का जो कारण है वो क्या है। If we read these sentences attentively, यानी कि अगर हम इस वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं तो इट सीम्स दैट, ऐसा दिखता है कि विथ सह, सह के साथ पठती इज यूज्ड, पठती यूज़ होता है। त्वम के साथ पठसी यूज़ होता है, वेरेज अहम के साथ पठामी यूज़ होता है। मी वह मह, ये टेबल मैंने आपको 8 में भी कराया था वर्तमान काल का। मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। ठीक है, द वर्ड फॉर्म यूज्ड हियर, सह, त्वम एंड अहम, आर नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव यानी कि प्रथमा, सिंगुलर। ठीक है, प्रथमा सिंगुलर किस किस के हैं, ऑफ प्रोनाउन तद, युष्मद एंड अस्मद। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए तद का यूज़ होता है, सेकंड पर्सन के लिए युष्मद का, और फर्स्ट पर्सन के लिए अस्मद का। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, सह, तौ, ते, ये सब हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। सिमिलर चेंज इज सीन इन फॉर्म्स ऑफ ड्यूअल एंड प्लूरल ऑफ नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, उसमें भी नॉमिनेटिव में चेंज होता है। जैसे कि
मी वह मह, सिंगुलर के लिए मी, ड्यूअल के लिए वह, वो मैं बाद में इसके बाद में बताती हूँ, ठीक है। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि नीचे जो टेबल दिया है इस पर से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ओके। यस, तो यहाँ पर बताया गया है प्रेजेंट टेंस यानी कि लट लकार, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ड यूज होता है लट लकार। तो अब देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर के लिए पठामी यूज होता है यानी कि मी, ड्यूअल के लिए वह, प्लूरल के लिए मह। ये टेबल मैंने लास्ट टाइम आपको 5 बार लिख के भी लर्न कराया है। मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष के लिए है त्वम पठसी, युवाम पठथ, यूयम पठ थ, ठीक है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, सह, तौ, ते, ठीक है। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन के लिए है सह पठति, तौ पठतः एंड ते पठन्ति, ठीक है। So we have to remember that when in a sentence tvam, yuvam or yuyam, yusmat prathama is used, then verb form pathasi, pathatah or pathatha is used respectively, and when aham, avam, vayam is used, forms like pathami, pathavah, pathamah are used respectively. When in a sentence any noun other then दिस इज यूज्ड, यानी कि अगर वो थर्ड पर्सन है तो वह फॉर्म लाइक पठती, पठतः, पठन्ति आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर यानी कि सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। मोस्टली इन संस्कृत सेंटेंसेस पद यानी कि वर्ड्स लाइक सह, अहम एट्सेट्रा आर रिफर्ड टू, ऐसे शब्द यूज होते हैं बट आर नॉट यूज्ड। पर अगर ऐसा यूज नहीं होता है तो फॉर एग्जाम्पल रामायणम पठामी, अहम अगर यूज नहीं हुआ है तो हम क्या कहेंगे, रामायणम, तो अगर अहम यूज नहीं हुआ है, सिर्फ यही हुआ है कि रामायणम पठामी, तो इसका हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, आई रीड रामायण। मी आ गया, दैट मीन्स ये फर्स्ट पर्सन है, इसे ये हमें समझ लेना है, ठीक है। हियर वर्ड अहम ऑफ अस्मद इज नॉट यूज्ड फिजिकली, यानी कि लिखा नहीं गया है। येट इन अ सेंटेंस अहम रामायणम पठामी, जबकि हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं या समझते हैं तो मी से हम ये समझ जाएंगे कि आगे अहम है, ठीक है। अहम रामायणम पठामी, अगर सी है तो त्वम है। अहम रामायणम पठामी इज अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ पठामी, ठीक है। पठामी को देख के आगे अहम आएगा, ऐसा हमें समझ लेना है। सिमिलरली इट शुड बी अंडरस्टूड इन अदर केसेस ऑल्सो, ठीक है। अदर केसेस यानी कि अगर सी है तो हमें समझ लेना है कि ये सेकेंड पर्सन है, अगर ती है तो हमें समझ लेना है ये थर्ड पर्सन है। दिस ईयर इन एडिशन टू प्रेजेंट टेंस वी आर गोइंग टू लर्न द पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस ऑफ बोथ परस्मय पद एंड आत्मनेपद, ठीक है। इस साल 9th में हमें परस्मय पद प्रेजेंट टेंस परस्मय पद एंड आत्मनेपद ई वहे महे से थे द्वे ते ते अंते, ये आत्मनेपद के फॉर्म है, ठीक है। ये भी हमने लास्ट टाइम आपको कराया था, पर इस बार हमें इसके अलावा प्रेजेंट टेंस परस्मय पद एंड प्रेजेंट टेंस आत्मनेपद, इसके अलावा भी हमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस परस्मय पद और आत्मनेपद के वर्ब भी हमें सीखने हैं। Similar change is seen in the forms of all the verbs, ठीक है। सारे क्रियापद में ये सारे चेंज हमें देखने को मिलेंगे। Hence, अथी while constructing a sentence, जब हम सेंटेंस की रचना करते हैं, this thing should be kept in mind. हमें जब भी हम सेंटेंस की रचना करते हैं तो हमें ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। तो द पास्ट टेंस and future tense forms of verb are given in next lesson.
ठीक है। नेक्स्ट लेसन यानी कि अभ्यास 2 में आपको ये सब दिखाया जाएगा, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अभ्यास 1 पुनरावर्तन आपका यहाँ पर और वर्णमाला दोनों टॉपिक यहाँ पर मैं कंप्लीट करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में अभ्यास 2 में हम देखेंगे जो हमारा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का फॉर्म है वो, और कारक विभक्ति। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।